गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आप आज का टॉपिक जो रहेगा वो एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो उसमें कह रहे हैं कि आप क्रियात्मक विधि का संचालन कैसे करेंगे, आपको ये समझाना है। तो कह रहे हैं भाषण विधि में मुख्य दोष यह है कि यह एक पद्धति प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थियों की बिल्कुल अवहेलना कर दी जाती है, मतलब बच्चे जो है वो किसी काम के नहीं है, हमें समझ लेते हैं। सबसे अच्छी प्रणाली क्या है कि जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी में एक धारा प्रवाह है, जहाँ अध्यापक और विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में वास्तविक रूप से भाग ले सके। ऐसे वातावरण में ही विद्यार्थी का सर्वोत्तम रूप से सर्वांगीण विकास होता है, मतलब हर तरह से विकास बच्चे का संभव है। जो क्रियात्मक विधि में इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाता है और भाषण विधि में अध्यापक केवल बोलता है, जबकि क्रियात्मक विधि में भी वास्तविक रूप से क्रिया करता है। अध्यापक कक्षा के सामने प्रयोग करता है और इसी दौरान वह विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। करें इस विधि में विद्यार्थी हर चीज को सावधानी से देखने के लिए करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रयोग के प्रत्येक चरण को की ठीक व्याख्या करनी पड़ती है और निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। हाथ में ली गई समस्या के संबंध में विद्यार्थी से प्रश्न और प्रतिप्रश्न पूछे जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर कक्षा में विचार किया जाता है। अतः भाषण प्रणाली के विपरीत वे इस विधि में सक्रिय भाग लेते हैं। इनको निरीक्षण और तर्क शक्ति का उचित अभ्यास होता है। इसमें भाषण और प्रदर्शन विधि के द्वारा सम्मिलित है, इसलिए इसे भाषण युक्त क्रियात्मक विधि की संज्ञा, मतलब इसको जो है भाषण युक्त क्रियात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल काम करता है? कह रहे हैं यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सच वह जो सर चढ़ बोले। अध्यापक को विद्यार्थी से कुछ करवाना पड़ता है, पहले स्वयं अध्यापक करे फिर विद्यार्थी से करवाए, तभी विद्यार्थी उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब इसमें चेतावनी कौन कौन सी है? तो पहला है उचित व्यवस्था, कि आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे हो उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है दर्पण का प्रयोग, कि आप जो है मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। अध्यापक की मेज के ऊपर उचित कोण पर एक दर्पण लगाना चाहिए, जिसमें पड़ी हुई परछाई से विद्यार्थी अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, और ये बहुत ही उपयोगी तरीका है। नेक्स्ट है अनुशासित कक्षा, कि कक्षा में जो है अनुशासन होना बहुत जरूरी है। बच्चे यहाँ वहाँ ना भागें, चुपचाप आराम से बैठ के अपने अध्यापक की बात को सुने। मेज का आपको प्रयोग करना है ताकि सब चीज जो है वो अच्छे से व्यवस्थित रहे। नेक्स्ट है पर्याप्त प्रकाश, कि प्रकाश जो है मतलब लाइटिंग जो है रूम की वो डिम नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चों की आंखों पर जोर भी ना पड़े और जो क्रिया हो रही है बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। क्रियात्मक उपकरण, की क्रिया के लिए जो भी उपकरण जरूरी हैं वो सब होने चाहिए। उपकरण क्रम, कि जो भी उपकरण हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक सही क्रम में लगे होने चाहिए, बच्चे को पता हो कि पहले किसका इस्तेमाल करना है और बाद में किसका इस्तेमाल करना है। अध्यापक की तैयारी, कि एक्टिविटी करवाने से पहले अध्यापक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, नहीं कि अध्यापक जो कक्षा में के बच्चे से पूछ रहा है, मतलब खुद सोचने पड़ा हुआ है। अध्यापक को पता हो कि भाई मुझे आकर करना क्या है। अध्यापक एक्टिविटी के लिए हर स्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार करके आना चाहिए। फालतू कोई भी उपकरण वहां पर नहीं होने चाहिए, जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। अध्यापक की सावधानी, के अध्यापक कभी भी अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण उपकरण की शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, साधारण वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, प्रयोगों पर आधारित होने चाहिए, विद्यार्थी इसमें सहयोग कर सकते हैं। एक्टिविटी ऐसी हो कि बच्चे की जो रुचि है वो उसमें डेवलप हो, बच्चा जो है उत्साह से उसमें भाग ले सके। मौसम का प्रभाव आपको देखना है, समय और मौसम का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उपकरण पर जो है मौसम का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण सहायक सामग्री की टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें, चार्ट, चित्र, मॉडल। श्याम पट्ट का इस्तेमाल, ब्लैक बोर्ड का यूज जो है अध्यापक को करना है। अध्यापक जो भी समझा रहा है, जो भी कह रहा है, वो उसको लिख के समझाना चाहिए। अब क्रियात्मक विधि की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, एक्टिविटी मेथड जो है वो किस प्रकार से इस्तेमाल करें? तो पहला पॉइंट क्या है, योजना और तैयारी। प्लानिंग और प्रिपरेशन होगी। प्रयोगात्मक विधि वास्तव में अध्यापक की योग्यता की बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। तो उसमें पहले उसको विषय वस्तु, पाठ संकेत, आवश्यक उपकरणों की सूची, उपकरणों का प्रबंध और प्रयोगों की पुनरावृत्ति, ये सब करवाना बहुत जरूरी है। संबंधित विषय पर पूर्ण परिचय होने पर भी अध्यापक को विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न अवश्य पढ़ने चाहिए, मतलब बुक में जो लिखा गया है अध्यापक को वो जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं पाठ योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है, और उसके अंतर्गत वो सिद्धांत शामिल होने चाहिए जिसकी व्याख्या करनी होती है। उन प्रयोगों का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें प्रयोग करना है, और उन प्रश्नों का भी ब्यौरा हो जिन्हें क्रमानुसार विद्यार्थियों से पूछने हैं। उससे इसका काम विधिवत हो जाएगा। बुरे ढंग से तैयार किए गए पाठ से ज्यादा और कोई वस्तु विद्यार्थियों को हतोत्साहित नहीं कर सकती।
प्रयोगों की रिहर्सल द्वारा अध्यापक प्रयोग कार्य के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु को क्रियात्मक मेज पर बुद्धिमत्ता के साथ उचित रूप से व्यवस्थित करे ताकि प्रयोग के समय कोई कठिनाई सामने न आए। अगला है पाठ का प्रस्तुतिकरण, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों के सामने उसको रखना है। पहले आप ओरली समझाएंगे, बाद में आप प्रैक्टिकल रूप से बच्चों के सामने रखेंगे। ठीक है, बच्चे को जो है मानसिक रूप से आपको तैयार करना है कि वो जो हम करने जा रहे हैं वो किस प्रकार से होने वाला है। उसके बाद एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब एग्जाम्पल्स में क्या कह रहे हैं, वायु का दबाव, एयर प्रेशर के वायु के दबाव वाले पाठ को रोचक बनाने के लिए गुरिक का वह अनुभव बता सकता है जो उसे 16 घोड़ों की टीम द्वारा 18 इंच के अर्धव्यास के गोलार्धों को अलग किए जाने पर प्राप्त होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के विषय को आरंभ करने के लिए अध्यापक सोडे की बोतल को कक्षा में खोलता है और बाहर निकलती हुई गैस के बारे में पूछता है। फिर है ताप संचरण, कि ताप संचार की विभिन्न विधियों को पढ़ाने के लिए अध्यापक कक्षा में कुछ टॉफियां ला सकता है और विद्यार्थियों को कह सकता है कि पाठ आरंभ करने से पहले वो टॉफियां बांटना चाहता है। फिर उसे बांटने के लिए ऐसे 3 संभव तरीके बताने चाहिए जिनमें अध्यापक को अपने स्थान से उठना ही ना पड़े। फिर इन तरीकों का संबंध संचालन, संवहन और विकिरण का साथ जोड़ना चाहिए। अगला है चुंबक, कि चुंबक का पाठ आरंभ करने के लिए गडेरियों और उसकी मुड़ी हुई छड़ी की कहानी बहुत ही उपयोगी होती है। हाइड्रोजन का पाठ आरंभ करने के लिए 2 ऐसे गुब्बारे कक्षा में लाएं जो एक ही रंग और आकार के हों, एक हवा से भरा हुआ हो और दूसरा हाइड्रोजन गैस से। जब दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो एक ऊपर चला जाएगा और दूसरा नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये बच्चों से डिस्कस करें। मानवीय दिल, कि मानव दिल का विषय पढ़ाने के लिए किसी विद्यार्थी की उंगली से सुई चुभो दी जाए, खून लगातार निकलेगा, वह खून कहाँ से आया, ऐसे ही बात कर सकते हैं। फिर है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तीसरा पॉइंट, कि जो भी विषय सामग्री पढ़ाई जा रही है उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो पहला है शिक्षण का व्यापक क्षेत्र, कि पाठ के अंतर्गत केवल शिक्षण कोर्स की सूखी हड्डियां ही शामिल नहीं होनी चाहिए बल्कि उसको प्रस्तुत करने की व्यापकता भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। वास्तविक पाठ का संबंध भले ही किसी निश्चित विषय के साथ हो, लेकिन यह अध्यापक के हाथ में है कि वे चाहे तो उसे संकीर्ण रूप से सामने रखे या अपने शिक्षण के लिए अपने ज्ञान और अनुभव में व्यापक क्षेत्र में सामग्री और दृष्टांत चुने। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। पढ़ाते समय पाठ्यक्रम के संकीर्ण परिधि में रहने वाला अध्यापक 2 या 3 प्रयोगों से संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि उन्हीं से नियम प्रमाणित हो जाता है। इसके विपरीत एक अच्छा अध्यापक जब तक अपने पाठ को अपूर्ण समझेगा तब तक वे अपने विद्यार्थियों को विभिन्न और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत का इस्तेमाल न बताते, जैसे तैरते हुए जहाज, शरीर का पानी में डुबकी लगाना, पनडुब्बियों का डुबकी लगाना और ऊपर उठना, गुब्बारे और हवाई जहाज का प्रयोग, इस सबका इस्तेमाल वो कर सकता है। नेक्स्ट है दृष्टांतों का प्रयोग। दृष्टांतों के प्रयोग में क्या होता है कि यदि पाठ का संबंध विज्ञान के किसी विशेष शाखा के साथ भी हो तो भी एक अध्ययनशील और सुविज्ञ अध्यापक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में से दृष्टांत देगा। इसके अलावा जहां अध्यापक व्यवहारिक हो वहां वैज्ञानिकों के नाम और उनकी रचनाओं का भी योगदान शामिल करेगा। उसके बाद क्या है उचित प्रश्न, कि जहां तक संभव हो सके शिक्षण सुविचारित और उचित प्रश्नों द्वारा होना चाहिए। मतलब बच्चों से आप ऐसे प्रश्न पूछो जिससे बच्चा सोचे, अपने विचार करे। ठीक है, कुछ अध्यापकों का विचार है कि विद्यार्थियों के सामने ज्ञान को खोल देना बुद्धिमत्ता नहीं होती। ये धारणा गलत है। बच्चों के सामने आप जितना ज्ञान वर्धन कर सकते हो, बच्चों का जितना आप ज्ञान वर्धन कर सकते हो, आपको उतना करना चाहिए। अध्यापक का उच्चारण, कि अध्यापक का उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो, साफ हो, सोच समझ के धीरे धीरे अध्यापक को बोलना चाहिए। ठीक उच्चारण उसका होना चाहिए। शब्द के जो अर्थ हैं वो निरर्थक ना हो। उसके बाद है प्रयोगीकरण। क्रियात्मक मेज पर किया गया काम विद्यार्थी के लिए आदर्श होना चाहिए। अस्वच्छ और प्रदर्शित मेज प्रयोग करने वाले कक्षा को बुरे काम की ओर अग्रसर करती है। तो कुछ आपको बातें यहाँ पे याद रखनी है। पहला, स्पष्ट परिणाम, कि प्रयोग संभव और उसके परिणाम स्पष्ट और प्रभावशाली होने चाहिए। अध्यापक को अनुचित साधनों के द्वारा कोई प्रयोग सफल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अध्यापक हर बार यही कहता है कि ठीक है, यही होना चाहिए था, तो विद्यार्थियों का विश्वास कम होता जाता है। सरल प्रयोग करवाना है आपको, कि प्रयोग सरल और तेज गति से चलने चाहिए। जटिल उपकरणों से लंबे टाइम तक चलने वाले प्रयोग से जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाता है। ठीक है,
उचित समय पर प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग जो है प्रभावशाली हो, फालतू उपकरण वहाँ पर नहीं होना चाहिए, उपकरणों जो हैं वो क्रम के अनुसार रखे हों, समय की बचत करनी है और श्याम पट कार्य जरूर करने हैं। तो मुख्य रूप से 2 उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है श्याम पट का। पहला, महत्वपूर्ण परिणामों और सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में लिखना, आवश्यक रेखा चित्र या रेखा आकृतियां बनाना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहला जो है आपका स्पष्ट लेख हो। अगर आप जब श्याम पट पर लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। प्रॉपर स्पेस आप वर्ड्स के बीच में देंगे। लिखने की विधि का आप इस्तेमाल करेंगे। वाक्य खंडों को लिखना, मतलब वाक्य को जो है ज़्यादा संभव हो सके सभी वाक्य खंडों और जैसे संकेतों को एक दूसरे के नीचे रखना चाहिए। अध्यापक की लिखावट बच्चों के समझ में आनी चाहिए। भाषा का उचित प्रयोग आपको करना है। चौक पट का विभाजन, तो चौक को जो है वो आप 2 भागों में बांट लो और फिर उसका इस्तेमाल करो। रेखा चित्र जहां भी जरूरी हो रेखा चित्र जरूर बनाएं। उचित लेबल, हर चित्र को आप अच्छी तरह से लेबल करेंगे। फिर उसके बाद है प्रतिलेखन और निरीक्षण करना। जब एक विद्यार्थी चौक पट के संक्षिप्त विवरण और चित्र को अपनी कॉपी में लिख नहीं लेते तब तक क्रियात्मक पाठ अधूरा रहता है। चौक पट के संक्षिप्त विवरण आगे चलकर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। चौक पट पर प्रयोग किए जाने वाले भाषा विद्यार्थियों की अपनी होती है, इसलिए उन विवरणों को लिख लेने से कोई हानि है। विद्यार्थियों को मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है कि अपने आप नोट्स जो हैं वो बना सकें। अब ऐसे क्रियात्मक पाठ में सामान्य भूलें, मतलब गलतियां कौन कौन सी सकती हैं, तो 12 गलतियां यहाँ पे दी गई हैं। पहले ये, प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण तैयार नहीं हो पाते हैं। अध्यापक का इस बात को स्पष्ट करने में असफल होना कि प्रयोग हाथ में लेकर समस्या पर कैसे लागू होता है। अध्यापक का प्रयोग के आवश्यक तथ्यों की और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित न करना। चौक पट का इस्तेमाल नहीं करना का उचित प्रयोग। मुख्य बातों की अपेक्षा छोटी बातों को महत्व देना। विद्यार्थियों की साधारण नियमों पर पहुंचने की प्रेरणा देने के बजाय स्वयं उसका उल्लेख कर देना। साधारण नियमों के महत्व को बलपूर्वक ना बता सकना। अध्यापक द्वारा ऐसी कठिन भाषा का इस्तेमाल करना जिसे विद्यार्थी कभी समझ नहीं सके। ठीक प्रकार के प्रश्न ना पूछना। अध्यापक के लगातार बदलते रहने से विद्यार्थियों के उत्साह का ठंडा हो जाना। विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए पर्याप्त समय ना देना। विद्यार्थियों की ओर आगे बढ़ने की रुचि की अवहेलना करना। अब यहाँ पे कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो देखते हैं। तो मेरिट्स क्या है कि मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को किसी बात की कल्पना नहीं करनी पड़ती बल्कि बच्चे जो है वो करके देखता है। कीमती उपकरण होते हैं कि भाई तब ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है जब उपकरण कीमती और कोमल हो और विद्यार्थी द्वारा प्रयोग होने पर उसके टूटने की संभावना है। खतरनाक प्रयोगों में उपयोगी हो सकता है। ये खर्चीला कम है, समय की यहाँ बचत होती है, क्रियाओं पर ही आधारित बच्चा जो है वो क्रिया करता है और प्रत्येक के लिए ये विधि उपयोगी है। अब लिमिटेशंस क्या है कि कार्य द्वारा लिखने के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। प्रत्यक्ष अनुभवों के विपरीत कि बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाता। विद्यार्थी यहाँ पे केंद्र में नहीं होता। विकास में बाधक भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता का यहाँ पे अभाव है। बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो सामने नहीं आ पाती। तो निष्कर्ष क्या निकला कि माध्यमिक कक्षाओं को विज्ञान पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधियों में से ही एक है। यदि आप अध्यापक महसूस करता है कि पूर्व अभ्यास व्यवस्था प्रदर्शन करने में एक तो समय बहुत लगता है, दूसरा उसे काम बहुत करना पड़ता है, जो पर्याप्त सीमा तक विद्यार्थियों से सहायता ली जा सकती है। जिस प्रकार विद्यार्थियों को चौक बोर्ड के निकट बुलाकर उनसे सवाल आदि निकलवाए जा सकते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों की छोटी छोटी टोलियां क्रियात्मक मेज के पास बुलाई जा सकती है। स्वयं विद्यार्थी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवस्था पूर्व अभ्यास आदि भी विद्यार्थियों द्वारा कराया जा सकता है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अध्यापक को हमेशा अपना बच्चे का मार्गदर्शन जो है वो करना है। तो इस प्रकार इस विधि के संबंध में ये आपत्ति भी समाप्त हो जाएगी कि इसमें काम द्वारा सीखने की प्रक्रिया का अभाव है और कुछ सीमा तक अध्यापक को भी आराम मिल सकेगा। तो ये थी आपकी एक्टिविटी मेथड। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन और है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों से संबंधित कुछ सहयोगी कार्य संबंधी क्रियाओं का संक्षिप्त परिचय कीजिए। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो है आप एक्टिविटी मेथड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।